राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। अभी तक पीछे आपने पढ़े राज्य की उत्पत्ति का, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मातृ-पितृ सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जैसे कि दैवीय उत्पत्ति में यह माना गया था कि राज्य ईश्वर ने बनाया है, और शक्ति सिद्धांत में कि जो शारीरिक शक्ति है उसी के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। फिर मातृ और पितृ प्रधान जो सिद्धांत के समर्थक थे उन्होंने क्या माना कि परिवार का ही विस्तृत रूप राज्य है, और जो मातृ प्रधान थे उन्होंने तो ये कहा कि जो परिवार थे प्राचीन समय में वो माता उसमें मुखिया होती थी, माने स्त्री प्रधान थे। और दूसरी ओर जो पितृ प्रधान सिद्धांत के समर्थक है उन्होंने ये माना कि जो परिवार थे वो पुरुष प्रधान थे, पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। लेकिन दोनों का आधार क्या था कि परिवार के विस्तार से ही राज्य बना। फिर उसके बाद आए कल्पनावादी विचारक जिन्होंने ये कहा कि जो राज्य है वो लोगों ने समझौते के द्वारा बनाया। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने यही माना। तो राज्य ना तो दैवीय रचना है, ना ईश्वर ने बनाया है, ना शारीरिक शक्ति के आधार पर अस्तित्व में आया, सबकी आलोचना आप पढ़ चुके हो ना, और ना ही ये परिवार का विस्तृत रूप है, और ना ही सामाजिक समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया है। तो फिर अब ये प्रश्न उठता है कि राज्य बना कैसे, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका जो जवाब है वो राजनीतिक विचारक वो ये देते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य शुरुआत से ही किसी न किसी रूप में इस संस्था का सदस्य रहा है। राज्य नाम की संस्था का नाम बदलते रहे, रूप बदलते रहे, और ये जो संस्था है ये कभी किसी ने नहीं बनाई, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आई, और स्वाभाविक तरीके से ही धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। अब हम ये नहीं कह सकते कोई एक क्षण या कोई एक पल कि इस समय राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई, या इस समय इसका विकास हुआ और इस समय इसका स्वरूप बदला। जैसे किसी भी पौधे को आप लगातार देखते रहो तो भी आपको ये तो पता लगेगा कि इसकी लेंथ बढ़ गई है, लंबाई इसकी बढ़ गई है, अब इसमें से डोडी फूटी है, अब इसमें से फूल निकल रहा है। लेकिन वो किस क्षण हुआ, उस क्षण को आप लगातार देखते रहो तो भी नहीं पकड़ सकते। तो क्यों? वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया को हम अपने दिमाग से मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते। इसी तरह से जो राज्य नाम की संस्था है वो भी स्वाभाविक रूप से अपने आप अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई? एक निश्चित तिथि या वार उसके लिए कोई नहीं बता सकता। कैसे उसका विकास हुआ वो भी कोई नहीं बता सकता। और पूरे विश्व में जो राज्य का विकास क्रम है वो थोड़ा अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों ने अपना योगदान दिया है। और वो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं कुछ एक, किसी देश में कुछ तत्व ज्यादा प्रभावित थे, किसी दूसरे में कुछ अन्य तत्व ज्यादा प्रभावित है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सभी तत्व हैं इन्होंने राज्य के विकास में और अस्तित्व में आने में अपनी कहीं ना कहीं भूमिका अदा किया है, कोई ना कोई रोल इन्होंने निभाया है। तो वो तत्व कौन से हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति और राज्य के विकास में सहायता प्रदान की? उसमें फर्स्ट आ जाएगा व्यक्ति की सामाजिक रुचि। राजनीति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और अरस्तु ने कथन दिया है मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अरस्तु ये कहते हैं कि जो मनुष्य समाज से अलग रहता है वो या तो देवता हो सकता है या फिर दानव हो सकता है। एक आम इंसान समाज से अलग नहीं रह सकता। और समाज के अंदर व्यक्ति क्यों रहता है? अपनी सामाजिक रुचि और अपनी आवश्यकताओं के कारण। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि अकेले रहकर व्यक्ति उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए वो दूसरों के साथ रहता है, और दूसरा उसकी रुचि भी दूसरों के साथ रहने में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में एक स्वाभाविक उसका जो स्वभाव का गुण है वो ये है कि वो अपने सुख और दुख दूसरों से शेयर करना चाहता है।
दूसरों से बांटना चाहता है। छोटे से छोटा सुख और छोटे से छोटा दुख भी वो दूसरों से शेयर किए बिना नहीं रह सकता। 10 को नहीं तो 1 को तो वो बताना चाहेगा। तो ये जो उसके स्वभाव का गुण है, दूसरों से अपने सुखों का और दुखों का आदान प्रदान करना, ये उसकी सामाजिक रुचि उसको दूसरों से जोड़ती है। दूसरों के साथ वो रहना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक एकांत में नहीं रह सकता। ये सामाजिक रुचि और आवश्यकता, इसके कारण लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया। और विचारक ये कहते हैं इसी सामाजिक रुचि में ही व्यक्ति की राजनीतिक रुचि भी छिपी हुई है कि जब बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं, दोस्ती के भी और दुश्मनी के भी, हर तरह के संबंध बनते हैं। उसमें झगड़े भी होंगे, विवाद भी होंगे, और सभी जो मनुष्य हैं उनमें अलग अलग प्रकृति ने गुण दिए हैं। कोई तो उस झगड़े में आग में घी डालेगा, गुण है ये भी अपना, और कोई समाधान के लिए आगे आएगा। ये समाधान के लिए आगे आना और ऐसा समाधान प्रस्तुत करना कि बाकी जो पक्ष थे, दोनों जो झगड़े वाले थे, वो समाधान को मान रहे हैं, ये क्या है? राजनीतिक रुचि कि एक नेतृत्व के लिए आगे आया है, समाधान प्रस्तुत किया है, और बाकी जो पक्ष हैं वो समाधान को मान भी रहे हैं। तो सामाजिक रुचि में ही कहीं ना कहीं राजनीतिक रुचि भी छिपी हुई है। और इसी अपनी रुचि और आवश्यकता के कारण लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया, और यहीं से राज्य नाम की संस्था का अस्तित्व में आना और उसका विकास शुरू हुआ। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस। अब ऐसे में कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि जो रक्त संबंध है वो प्राचीन समाज को संगठित करने का सबसे पहला कारण था। मनुष्य जो अलग अलग रहते थे, रक्त संबंध के आधार पर वो इकट्ठे रहने लगे। खून के रिश्ते जो जिनमें बने वो एक परिवार के रूप में संगठित हुए। अब परिवार के रूप में जब संगठित हुए तो परिवार में कोई एक तो नेतृत्व भी करेगा। इसमें यहाँ फिर वही आ जाते पितृ प्रधान समाज वालों ने, जो सिद्धांत वालों ने माना कि जो परिवार थे वो पितृ प्रधान थे, पुरुष प्रमुख होता था, मुखिया होता था। और जो मातृ प्रधान सिद्धांत के मानने वाले थे उन्होंने कहा कि परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला होती थी वही परिवार की मुखिया होती थी। तो माने परिवार के रूप में रक्त संबंध जो थे, परिवार को संगठित करने में रक्त संबंधों ने अहम भूमिका निभाई। और परिवार से ही फिर परिवारों का जब विस्तार हुआ, क्योंकि रक्त संबंध जब बने, रक्त संबंध के आधार पर जब परिवार बने, परिवारों का विस्तार हुआ तो गोत्र बने, फिर कबीले बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोत्र और कबीलों के रूप में संगठित करने में रक्त संबंध ने भी अहम भूमिका निभाई है कि लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया और रक्त संबंध ने लोगों में एकता की भावना जागृत की। एक ही वो सारे रिश्तेदार हो गए ना आपस में, ब्लड रिलेशन के आधार पर, तो एकता की भावना, हमारा कोई कैसे कुछ बिगाड़ लेगा या हम ये करेंगे, वो हम वाली भावना आ गई उनमें। और उसमें जब परिवार में इतने लोग इकट्ठे रहने लगे रक्त संबंध के आधार पर, जब परिवार भी बड़े बड़े हो गए, परिवार में भी कोई परिवार का नेतृत्व करने लगा, मुखिया बना, तो उसमें परिवार में ही लोगों में अनुशासन की भावना, एकता की भावना और आज्ञा पालन की भावना विकसित हुई। परिवार का जो भी मुखिया, चाहे वो महिला थी चाहे वो पुरुष था, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते और सभी उसके आदेशानुसार रहते, अनुशासन में रखते वो सबको, जो भी मुखिया था चाहे पुरुष या महिला। और एकता की भावना तो रक्त संबंध के आधार पर आई गई कि वो मैं से हम बन गए। हम बन गए तो एकता की भावना ही है कि जो भी करेंगे इकट्ठे होकर करेंगे, एकजुट होकर करेंगे। तो ऐसे में जो रक्त संबंध थे उन्होंने मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका अदा की। थर्ड इसमें आ जाता है जादू टोने। कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई
व्यक्ति काफी सीधे साधे थे, सरल स्वभाव के थे। उस समय विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी, लोगों को किसी भी बात का वैज्ञानिक आधार क्या है ये कुछ नहीं पता था, क्योंकि विज्ञान से वो अनभिज्ञ थे। सीधे साधे सरल लोग थे, तो वो प्राकृतिक शक्तियों को देखकर अचंभित होते थे कि कैसे तो ये तारे आसमान में दिखते हैं, कैसे ये सूरज है, कैसे ये चंद्रमा है, कैसे कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कैसे कभी बहुत सर्दी हो जाती है। प्राकृतिक चीजों से डरते भी थे। आंधी आ गई, तूफान आ गया तो डरते थे कि पता नहीं क्या गलती हो गई, और अचंभित भी होते थे। तो ऐसे में अब हर समाज में जब से मानव जीवन शुरू हुआ है, कुछ चतुर चालाक लोग भी हर समाज में हुए हैं। तो उस समय भी जब लोग सीधे साधे भोले भाले सरल स्वभाव के थे, प्राकृतिक शक्तियों से डरते थे, उनकी पूजा करते थे कि ये शांत रहे, तो कुछ जो चतुर चालाक लोग थे उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो इन प्राकृतिक शक्तियों को वश में कर सकते हैं। आंधी आ रही है तो उसको रोक देंगे, बाढ़ आने वाली है तो उसको रोक देंगे। मतलब बेवकूफ बनाया करते कि बारिश हो रही है, बाढ़ आएगी और मेरे में ये ताकत है कि मैं इसको रोक सकता हूँ। अब लोग सीधे साधे सरल स्वभाव के मान लेते थे। तो ऐसे में अब पहले लोग जुड़े रक्त संबंध के आधार पर। अब जब ये जो जादू टोने वाले जो लोग थे, जादूगर जो थे, ये जादूगर कबीले के सरदार बने। अब अलग अलग रक्त संबंध के जो लोग थे, अलग अलग परिवारों के जो लोग थे, वो इस इन जादूगरों के संपर्क में आए और उन जादूगरों को भी वो अपना भगवान सा मानने लगे कि इसमें तो बहुत शक्तियां हैं, ये हमारे दुख दूर करेगा। तो ऐसे में उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। पहले एकता की भावना किस आधार पर थी? रक्त संबंध के आधार पर। अब एकता की भावना रक्त संबंध के आधार पर तो थी ही थी, लेकिन इस जादूगर की आज्ञा या इन जादूगरों की आज्ञा का पालन जितने भी परिवार करते थे, अब जिस जादूगर के संपर्क में जितने परिवार थे वो सभी एक जादूगर के संपर्क में होने के कारण उनमें भी एकता की भावना आ गई। माने रक्त संबंध से जो दायरा था वो और विस्तृत हो गया, एकता का अनुशासन का दायरा भी विस्तृत हो गया। पहले परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे, अब जादूगर की आज्ञा का पालन भी करने लगे। जादूगर जो भी उनको टोने टोटके बताते वो सारे मिलजुल के करते थे। तो ऐसे में जो एकता की भावना है वो और ज्यादा मजबूत हो गई। पहले एकता की भावना का आधार मात्र रक्त संबंध था, अब उसका दायरा विस्तृत हो गया। अनुशासन की पालना सिर्फ परिवार में होती थी, अब अनुशासन की पालना अनेक परिवारों का जो समूह बना, जादूगर के दायरे में कबीला बना, उनमें भी अनुशासन की भावना, क्योंकि ये जो जादूगर थे ये कबीलों के सरदार बने, तो कबीले में अनेक परिवारों के जो लोग थे वो जुड़े। और लेकिन उन सब में क्योंकि सरदार की आज्ञा का पालन सभी करते थे और सरदार के लिए कुछ भी करने को वो तैयार थे, क्योंकि सरदार उनके जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करता था। तो इस तरह से जो जादू टोने थे, जो अंधविश्वास थे, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रति डर था, इस तथ्य ने भी लोगों को और अधिक नजदीक आने में सहायता प्रदान की। माने पहले रक्त संबंध के आधार पर सिर्फ परिवार के रूप में जुड़े और इन प्राकृतिक शक्तियों के डर से अनेक परिवार आपस में जुड़े। तो एकता की भावना, अनुशासन की भावना, आज्ञा पालन की जो भावना है उसका दायरा भी विस्तृत होता चला गया। नेक्स्ट है इसमें धर्म। अब ये जो जादूगर थे, जब ये चमत्कार दिखाते थे, करिश्मे दिखाते थे, होती तो हाथ की सफाई थी, लेकिन क्योंकि लोग सीधे साधे थे, इनकी बातों पर यकीन करते थे, तो धीरे धीरे इनकी जादूगिरी और इनके करिश्मों की पोल खुलने लगी। लोगों को समझ में आने लगा कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो यहाँ अब जो जादूगर थे उनका जब प्रभाव कम होने लगा, लेकिन वो कई परिवार इकट्ठे जुड़ चुके थे
जादू टोने के प्रभाव में, और वो एक जो ईश्वरीय शक्तियों की पूजा करते थे, जादूगर को भी अपना भगवान मानते थे, वो धर्म की जो भावना थी अब वो ज्यादा प्रभावी हो गई। अब कबीले के सरदार को और कबीले के वो देवता, अब भी देखते हो आप गांव में, वो गांव की जो सीमा खत्म होती है वहां पर ग्राम देवता की स्थापना बहुत गांवों में की जाती है, हरियाणा में भी। तो इस तरीके से जो धार्मिक भावना थी वो बलवती हो गई। अब जादूगरों का स्थान ले लिया पीर पैगंबरों ने, झाड़ फूक करने वाले और मंत्र वगैरह बताने वाले, उन्होंने ले लिया जादूगरों का स्थान। अब उसमें जो उन सब में जो लोगों की आस्था बढ़ी, क्यों बढ़ी? कि वहां भी लोगों को लगता था कि जो भी उनके दुख दर्द है वो कम होते हैं। और ऐसे में एक ही पीर को, एक ही पैगंबर को, एक ही धार्मिक गुरु को मानने वाले जो अनेक परिवार इकट्ठे हुए, यहां फिर वही बात आ जाती है कि परिवार एकजुट हुए, एक ही परिवार के अंतर्गत एकजुट हुए, रक्त संबंध के आधार पर अनेक परिवार एकजुट हुए, फिर पीर और पैगंबरों की शरण में, कि एक ही पीर और एक ही पैगंबर को या एक ही धर्मगुरु को जो मानने वाले थे वो खुद को आपस में धर्म भाई मानते, अब भी मानते हैं ना ऐसा। और फिर उसी धर्म गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसी धर्म गुरु के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार अपना जीवन जीना और एकता की भावना, इसका फिर और विस्तार होता गया। माने जब कबीले बने तो रक्त संबंधों का जो एक आधार था जोड़ने का, वो थोड़ा कमजोर पड़ गया था। कबीले में अनेक रक्त संबंधों वाले लोग थे, तो ऐसे में धर्म ने वो कमी पूरी कर दी। धर्म के आधार पर लोगों में एकता की भावना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो ये विनाश हो जाएगा, या फिर किसी देवी देवता का अपमान करेंगे तो कोई तबाही आ जाएगी, ये जो अंधविश्वास थे ये धार्मिक गुरुओं ने लोगों में भरे, तभी तो वो अपनी सत्ता चला सकते थे ना। अब जो धार्मिक गुरु थे उन्हीं की आज्ञा का पालन करना, उसी के छत्र छाया में एकजुट रहना और उसी के छत्र छाया में अनुशासन का पालन करना लोग सीखते चले गए। माने अनुशासन की भावना, एकता की भावना, आज्ञा पालन की भावना धर्म के कारण और अधिक बलवती होती चली गई। तो इस तरह से धर्म ने भी लोगों को इकट्ठे आने में सहयोग दिया। माने जो अनेक अलग अलग रक्त संबंधों के आधार पर या अलग अलग गोत्रों के आधार पर जो कबीले थे, यहाँ क्या हुआ कि जो कबीले थे, जादूगर किसी कबीले का सरदार, ठीक है, वो एक एक कबीला, धर्म गुरु के अधीन आए अनेक कबीले, वो जो अनेक कबीले आए धर्म गुरु के अधीन, उन सब में एकता की भावना, एकता की भावना का विस्तार, आज्ञा पालन की भावना का विस्तार, कि परिवार में मुखिया की आज्ञा, कबीले में सरदार की आज्ञा, फिर जो कबीले धर्म गुरु की शरण में गए उस धर्म गुरु की आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन का विस्तार होता गया। अनुशासन का भी विस्तार, घर में अलग तरह का अनुशासन चाहिए, कबीले में अलग तरह का अनुशासन चाहिए और धर्म गुरु के सामने अलग तरह का अनुशासन चाहिए। और एकता भी, परिवार की एकता एक तरफ जब, और कबीले की एकता, उसके मापदंड अलग, और धर्म गुरु की बात आए तो उस पूरे धार्मिक संगठन में जो एकता की भावना है वो अनेक कबीलों में एकता, अनेक रक्त संबंध से जुड़े परिवारों में एकता, ये एकता की भावना का भी विस्तार हो गया। तो इस तरह से धर्म ने भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में अपना सहयोग दिया।